नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 PM। आखिरकार वही हुआ जिसका डर सता रहा था। नारा तो दे दिया गया, अब की बार 400 पार, लेकिन ये 400 पार हो भी पाएगा या फिर कि नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईवीएम को लेकर बड़ा आंदोलन करने की तैयारी है। दिल्ली में एक बार फिर से आंदोलन होने जा रहा है और ये आंदोलन 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ईवीएम को लेकर होने जा रहा है। इस आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह समेत कई वकील, कई नेता और कई बड़े जाने माने चेहरे शामिल होने वाले हैं। तो फिलहाल इस आंदोलन में क्या होने वाला है, क्या प्लान है, चुनाव आयोग से क्या मांग है, सुप्रीम कोर्ट में क्या याचिका है और क्या है पूरी तैयारी, इसको समझने के लिए मैं स्वागत करती हूँ 4 PM पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह जी का। नमस्कार सर। शुक्रिया। नमस्कार मैम, शुक्रिया। सर, आपके बयान, आपके वक्तव्य सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहे हैं। ईवीएम को लेकर जो आपने दावा किया है वो वायरल हो रहे हैं और उसी के साथ आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दांव पेच तो जानते ही हैं। अब ईवीएम को लेकर जो दांव चला है ये कहां तक ले जाने की तैयारी है? प्रियंका जी, मैं दांव पेच नहीं जानता। मैं बहुत सरल व्यक्ति हूं, सीधा सा व्यक्ति हूं और मेरी बहुत सिंपल सी बात है जो इलेक्शन कमीशन को करनी है। और वो बात सिंपल सी है कि इस देश का जो हर मतदाता है, उस मतदाता का यह अधिकार है कि उसे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से वोट डालने दिया जाए और जो वोट की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। बस इतनी सी बात है। इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति 18 साल और उससे ऊपर की उम्र पार कर चुका है, उस हर व्यक्ति की वोट, उस हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति का वोट कटना नहीं चाहिए, वोटर लिस्ट से नाम कटना नहीं चाहिए, अन्यथा यह बहुत गंभीर संवैधानिक अपराध है कि आप एक व्यक्ति को वोट देने से रोक रहे हैं, उसका नाम काट के। और चुनावी प्रक्रिया, नाम कटने से इतर सर, मैं सवाल इस पर करना चाहूंगी, जो आपने नारा भी दिया है और सोशल मीडिया पर भी आपके बयान वायरल हो रहे हैं, ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। ईवीएम को लेकर जब से 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, ईवीएम को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए और जिस तरीके के ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, महापोल निकलकर सामने आए, भारतीय जनता पार्टी हारती हुई दिखाई दी, लहर कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दी, लेकिन जब रिजल्ट निकलकर सामने आए तो बिल्कुल उलट निकलकर सामने आए। उसके बाद से ये बवाल लगातार मचा हुआ है। मैं आपको एबीपी की खबर भी पढ़ के सुना देती हूँ। देखिए, इसमें लिखा है कि बाहरी एजेंसी तक पहुंच नहीं, प्रक्रिया बहुत मजबूत है। इंडिया गठबंधन के ईवीएम से जुड़े सवाल पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब। तो जवाब दे दिया गया है कि प्रक्रिया बहुत मजबूत है, 3 लेयर तक की सिक्योरिटी रहती है। और इसका जवाब तो हम पहले ही अगस्त के महीने में ही दे चुके थे, फिर से ये सवाल किया जा रहा है। तो इस तरीके से चुनाव आयोग तो कह रहा है कि बिल्कुल सिक्योरिटी मजबूत है और किसी तरीके से कोई धांधली नहीं हो सकती है। अब यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो सकता है, अगर चुनाव आयोग इस तरीके के जवाब दे रहा है तो क्यों आखिर जब इंडिया गठबंधन मिलने का समय मांग रहा है तो समय नहीं दिया जा रहा है? केवल समय नहीं दिया जा रहा, यह अपराध तो चुनाव आयोग कर ही रहा है। मैं इसके आगे का सवाल पूछता हूं, मैं क्या चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त संत हैं क्या? उनकी सारी बात सच है क्या? जो वो कह रहे हैं उनकी बात पर विश्वास कर लें, क्यों कर लें? चुनाव आयोग की ड्यूटी है कि ये सारी चीजें जो कह रहा है स्पष्ट करके दिखाए ना, दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाए ना। मैं एक सवाल पूछता हूं लगातार बार बार, क्या चुनाव आयुक्त खुद और चुनाव आयोग में बैठे हुए लोग जानते हैं कि ईवीएम की जो टेक्नोलॉजी है वो क्या है और कैसे काम करती है? जानते हैं क्या वो लोग? नहीं जानते मैम। इवन इसके आगे और पूछता हूं मैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी है और माना जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सबसे ज्यादा विद्वान हैं, शिक्षित लोग हैं। मैं पूछता हूं उन्हीं से, क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, मजिस्ट्रेट, इस देश के तमाम आईएएस ऑफिसर, एसपी, डीएसपी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसडीएम, तहसीलदार, इस देश के तमाम प्रोफेसर,
इस देश के तमाम इंजीनियर्स एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इस देश के तमाम वकील, डॉक्टर्स, पीएचडी किए हुए लोग और पढ़े लिखे डिग्रीधारी लोग, वो जानते, बता सकते हैं क्या टेक्नोलॉजी है? नहीं बताया। इलेक्शन कमीशन सिर्फ ये कह रहा है कि जो मैं कह रहा हूं उस पर विश्वास करो। क्यों करे विश्वास? कौन है इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इस देश के प्रत्येक मतदाता को यह स्पष्ट रूप से सिद्ध करके दिखाए, आंखों के सामने दिखाए कि जो प्रक्रिया हम अपना रहे हैं वो प्रक्रिया इस तरह से काम करती है और वो पूरी तरह से पारदर्शी है। 3 मशीनें इस्तेमाल होती हैं। पारदर्शी की सर अगर आपने बात की है तो आपने काले कांच का जिक्र किया। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें काला कांच दिखाई दे रहा है और पीछे पर्चियां प्रिंट नहीं होती हैं। दावा किया गया है, कहा जा रहा है कि एक ही पर्ची को बार बार लाइट जलाकर दिखा दिया जाता है। अब चुनाव आयोग ने अभी कुछ दिनों पहले ही कहा था, जब रिजल्ट निकलकर सामने आए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के, उसी के बाद कहा था कि जिस तरीके से विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि ईवीएम में धांधली हुई है, अगर ईवीएम में धांधली हुई है तो आप सबूत लेकर आइए, और अगर सबूत नहीं लेकर आएंगे तो हम चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा। तो तरह तरह के सबूत आप लोग भी दिखा रहे हैं, आप लोग भी बातें कर रहे हैं, तो ये सब सबूत लेकर क्या चुनाव आयोग किसी तरह का जवाब देने के लिए बाध्य है कि नहीं है? मैडम, अगर इलेक्शन कमीशन मानसिक रूप से गुलाम ही बन चुका है किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का, तब तो कुछ कहना ही नहीं है। अन्यथा इलेक्शन कमीशन को दिखता नहीं क्या? इलेक्शन कमीशन का ये जवाब, इसका जवाब है इलेक्शन कमीशन के पास कि आज भी इस देश में 2 तरीके से चुनाव हो रहा है। बैलेट पेपर से भी हो रहा है। पोस्टल बैलेट क्या है? बैलेट पेपर ना। और ईवीएम से भी हो रहा है। तो 2 तरीके से चुनाव क्यों हो रहा है? और मजेदार बात कि जो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, उस पोस्टल बैलेट की गिनती में बीजेपी का कहीं अता पता नहीं होता। अभी मध्य प्रदेश के चुनावों में जब पोस्टल बैलेट की गिनती हुई तो 230 विधानसभाओं में से 199 विधानसभाओं सीटों पर कांग्रेस आगे थी, 199, और बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था। ठीक इसी तरह से आपको पीछे ले जाता हूं। आप तो लखनऊ में है, आप तो उत्तर प्रदेश में है, आपको ले जाता हूं 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के, जिस समय पोस्टल बैलेट से गिनती हो रही थी, समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर आगे थी, और जब गिनती होकर आई ईवीएम की तो समाजवादी पार्टी हार गई वहां। क्या ये शक, मतलब क्या इतना काफी नहीं है? और इसको आप पीछे ले जाता हूं, अभी जो नगरपालिका चुनाव हुए हैं इसी में 2023 में, और इससे पहले भी 2017 में जो चुनाव हुए थे नगरपालिका के उत्तर प्रदेश में, जहां जहां नगर निगम में ईवीएम की, जो ईवीएम से वोटिंग हुआ, वहां सब में बीजेपी जीती, और जहां बैलेट पेपर से हुआ वहां बीजेपी 20% पे, और इस बार मात्र 37% पर आकर अटक गई। क्या इतना काफी नहीं है? इतना सबूत काफी नहीं है? और सबसे पहली बात, पारदर्शिता का होना जरूरी है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं प्रियंका जी, सिर्फ एक चीज। जी बोलिए जी। वो मैं ये कहना चाहता हूं, ईवीएम जो मशीन है, यानी जो कंट्रोलिंग यूनिट है, गिनती तो उसी की होती है ना। क्या आप मुझे बता सकती हैं, आप भी तो वोटर हैं, या इलेक्शन कमीशन कोई बता सकता कि उसमें जो वोट जा रही है, जिसकी गिनती हो रही है, हमें दिखाई देती है, हमें पता लगती है कि वो हमारी को, जिस कैंडिडेट को डाली है, जिस पार्टी को डाली है, उसी को गई है, या किसी और को गई है, गई भी है, नहीं गई है, दर्ज हुई भी है, नहीं हुई, कोई बता सकता? नहीं बता सकता। और वोट किस में दिखती है? वो होती है वीवीपैट। वो पर्ची भी आपको नहीं मिलती। हकीकत में तो अगर दिखती है तो वोट तो वही है ना, वो है वोट। उसकी 100% गिनती क्यों नहीं होती? क्यों नहीं कराई जाती? क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक सरकार के लिए, एक व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहा है और बेईमान है। यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं आपके चैनल पर, अन्यथा बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अगर इलेक्शन कमीशन ईमानदार होता तो उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी थी, पवित्र ड्यूटी थी, कि इलेक्शन प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी बनाता, ताकि अनजान से अनजान व्यक्ति भी देख लेता। पब्लिक ऑडिट के लिए वो पूरी प्रक्रिया ओपन होती। कहीं भी नहीं है। सर, सबूतों की अगर आपको बात की, जो सबूत की आप बात कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता, तो खबर तो ये भी है सितंबर के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं माना। जब याचिका लगाई गई तो कहा गया कि कुछ सबूत ही नहीं है, इस तरह के सबूत नहीं है कि सुनवाई की जा सके। तो इस पर क्या कहेंगे सर? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट को देखना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को देखना है।
और मैं समझता हूं अब तक जितने भी पिटीशन ईवीएम के विषय में डाली गई हैं, ये एडीआर की जो पिटीशन है सबसे बढ़िया, सबसे ज्यादा सबूतों के साथ, फैक्टों के साथ डाली गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी आंखें बंद कर ली और वो देखना ही नहीं चाहे तो इस देश का इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। अन्यथा उस पिटीशन में हर सबूत मौजूद है, हर तथ्य मौजूद है ईवीएम को हटाने के लिए, बंद करने के लिए। अफसोस की बात है कि जर्मनी में 2 व्यक्तियों ने पिटीशन डाली और जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने केवल यह कह के, बहुत सिंपल से, कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए, लेकिन यह प्रक्रिया ईवीएम की पारदर्शी नहीं है, यही कह के ईवीएम को बंद कर दिया। यहां लाखों करोड़ों लोग चिल्ला रहे हैं, करोड़ों लोग बता रहे हैं, फिर भी नहीं। मुझे इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि जो 2019 का चुनाव हुआ, 23 मई 2019 को जिस समय गिनती हो रही थी, तो 373 लोकसभा सीटों पर जितनी वोटें पड़ी थी उससे 8,000 या 18,000 वोटें ज्यादा थी। ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर था और ये वेबसाइट के आंकड़े जब कुंटे ने पूछा कि ये क्या है, तो उसने अपनी वेबसाइट से आंकड़े ही हटा दिए और उसके बाद आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और चीजें भी हैं, इसके अलावा बहुत चीजें हैं डिटेल में, हमारे पास एक एक चीज का जवाब है, एक एक चीज को हम जानते हैं। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो ताकत उसको मिली है, उस ताकत के नशे में इस देश की जनता को कुछ नहीं समझ रहा है, कीड़े मकोड़े शायद समझ रहा है, लेकिन ये देश की जनता है, जब खड़ी हो जाती है अच्छे अच्छों को, ये धरती जो है भागने के लिए कम पड़ जाती है। समझने वाली बात है सर, लोग आस लगाकर बैठे हैं, सीजीआई चंद्रचूड़ से भी आस लगाकर बैठे हैं, याचिकाओं पर याचिकाएं भी लगाई जा रही हैं। और जिस तरीके से आप चुनाव आयोग को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, सवाल तो उनकी प्रक्रिया पर, उनके एक्शन पर भी खड़े होते हैं। विपक्ष पर लगातार एक्शन होता है और सत्ता पक्ष पर एक्शन होता नहीं है। पनौती को लेकर चुनाव आयोग लगातार नोटिस जारी कर देता है, जबकि कहा भी गया कि पनौती ऐसा कोई शब्द अगर बोला भी गया है तो किसी भी तरीके से चुनाव का, आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें चुनाव आयोग ना जाने क्यों इंटरवीन करता है। तो कई तरह के सवाल तो खड़े हुए सर, लेकिन इस कोई जवाब चुनाव आयोग की तरफ से बेहतरीन, चुनाव आयोग पूरी तरह से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, पूरी तरह से। और अपनी विश्वसनीयता स्थापित करना चुनाव आयोग की आज की तारीख में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। यह उसका पवित्र कर्म है जो उसे करना चाहिए। इस देश के हर मतदाता को यह पता होनी चाहिए कि जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह साफ सुथरी है, इसमें कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। मैडम, इस देश में पढ़े लिखे लोग, जैसे जिनके सबके नाम मैंने गिनाए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जज, प्रोफेसर, ये नहीं जानते कि ईवीएम की प्रक्रिया क्या है, टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। आधी आबादी इस देश की अनपढ़ लोगों की है, अशिक्षित लोगों की है, उन्हें कैसे पता होगी। इस देश के संविधान निर्माताओं ने जब वोट का अधिकार देने की बात आई तो अधिकार 3 तरह से, कुछ लोगों ने कहा कि अधिकार वोट का केवल 3 तरह के लोगों को होना चाहिए। एक, जो ग्रेजुएट हो, दूसरे जो इनकम टैक्स देते हो, और तीसरे वो लोग जो बिजनेसमैन हो, पढ़े लिखे हो, बस इनको अधिकार। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि नहीं, देश को सरकार बनाने का अधिकार इस देश के हर व्यक्ति को होना चाहिए। इसीलिए संविधान सभा ने पूरी सहमति के साथ जो व्यक्ति 21 वर्ष का हो जाएगा इस देश में, वो वोटर होगा, वोट देने का अधिकार होगा, अपनी मर्जी की सरकार जिसको चुनना चाहे, एमपी और एमएलए बनाना चाहे, उसका अधिकार होगा। जो अधिकार बाद में 21 की जगह उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इतनी जो पवित्र धारणा, इतनी पवित्र धारणा रखी गई, और इलेक्शन कमीशन, अधिकार, ये सब बातें हर कोई जानता है जो कि आप समझा रहे हैं, लेकिन समझने को कौन कितना तैयार है, ये सवाल सबसे बड़ा है अपने आप में। ईवीएम को लेकर तो आपने कई सवाल खड़े किए भी हैं सर, आप लोग एक आंदोलन भी करने वाले हैं, जंतर मंतर पर कुछ प्रदर्शन भी करने वाले हैं, उसको लेकर हमें बताइए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये क्या आंदोलन सिर्फ ईवीएम पर केंद्रित होगा? क्योंकि अगर चुनावों की बात की जाए तो कई तरह की खबरें भी निकलकर सामने आती हैं। अभी आपने देखा कि मध्य प्रदेश में भी खबरें निकलकर सामने आई कि कहीं पर कब्रिस्तान में ईवीएम पाई गई, कहीं पर गाड़ी में ले जाते हुए पाई गई, कहीं पर खबर निकलकर सामने आई कि मतपेटियां गायब हो गई, और कहीं पर चुनाव के मतलब गिनती से पहले ही मतपेटी पत्र खोल दिया गया। तो इस तरीके की खबरें निकलकर सामने आई।
तो इन पर भी आप, इनको लेकर भी क्या उतरने वाले हैं आंदोलन में? क्या है आंदोलन, क्या करने वाले हैं, क्या प्रक्रिया है, क्या प्लान है? ये तो मैम उदाहरण है जो आपने बताए हैं कि कब्रिस्तान में मिली और वहां मिली, ये तो उदाहरण है। अगर कोई ईवीएम कहीं भी पाई जा रही है, कैसे पाई जा रही है, उसकी कस्टडी, उसकी सिक्योरिटी तो बहुत ज्यादा सख्त होनी चाहिए ना। वो जब निकलती है फैक्ट्री से और उसके बाद में जहां पहुंचती है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में, चुनाव कार्यालय में, और उसके बाद से वो बूथ पे जाती है, ये पूरी प्रक्रिया, बूथ पे जाती है, वोट पड़ती है और उसके बाद स्ट्रांग रूम में जाती है, गिनती होती, ये पूरी प्रक्रिया बहुत स्ट्रिक्ट होती है मैम, होनी चाहिए। एक भी ईवीएम, एक भी मशीन इधर से उधर नहीं होनी चाहिए। कैसे हो रही है ये? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या ये उस चीज को संकेत देता है, उसकी तरफ इशारा करता है कि जो 18,94,205 ईवीएम मशीनें गायब हैं, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे रहा, और जिसके विषय में एक आरटीआई एक्टिविस्ट मनोरंजन राय ने बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन डाल रखी है? क्या ये वही ईवीएम तो नहीं है? उन्हीं में वोट डाल के बीजेपी वहां स्ट्रांग रूम में रख के उन्हीं की गिनती करा लेती है, उन्हीं से जीतती है? क्या ये वो तो नहीं है? ये सवाल है, इलेक्शन कमीशन ने किसी का जवाब नहीं दिया है। सो ये जो सारी चीजें हैं एक अपनी जगह है। इसके अलावा जो हम करने जा रहे हैं 6 जनवरी को, यानी परसों शनिवार को, जंतर मंतर दिल्ली पर वो आंदोलन, हमारा आंदोलन 1 बजे से होगा। वो उस आंदोलन में बहुत सिंपल सा है, विषय केवल एक है, ईवीएम। और उस आंदोलन में पूरे देश के लोगों को, जनता को, जो ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती, उन सबको बुलाया गया। हम नहीं जानते कितने लोग आएंगे, लेकिन वहां आने वाले लोगों की जो संख्या है वो इस बात का निर्णय करेगी कि ईवीएम की अगली लड़ाई किस तरह से चलेगी। लेकिन हमने पूरी तरह से रणनीति बना के तय कर रखा है। जी, रणनीति तो सर आपने बना ली है, बैलेट पेपर लाओ की बात भी कर रहे हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में ये संभव कैसे हो पाएगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि चुनाव को बहुत कम समय बचा है, तैयारियां बहुत होती हैं, ईवीएम को लेकर के भी और बैलेट पेपर को लेकर के भी। तो जो ये मांग की जा रही है, मांग करते करते देर हो गई है क्या? मैडम, मांग करते करते देर नहीं हुई है, ये बहाने हैं, ये बेवजह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। ये जो बैलेट पेपर छपता है मैम, कितनी देर में छपता है कि ये कैंडिडेट है, इनको ये चुनाव चिन्ह दिया गया है, उसके बाद बैलेट पेपर छपता है, इतने से ही दिन में हो जाता है ये। और उसके बाद जो प्रक्रिया होती है, वो चुनाव की प्रक्रिया मात्र 14 दिन की होती है। तो 14 दिन में बैलेट पेपर छप के तैयार हो जाता, सारी प्रक्रिया हो जाती है। तो समय कहां कम है मैम? समय है। और इसके बावजूद भी अगर समय की है तो इलेक्शन टाले जा सकते हैं। सरकार को पावर है, संविधान में अधिकार दिया गया है कि 6 महीने तक इलेक्शन आप टाल सकते हैं। बात इलेक्शन के टलने की या इसकी नहीं है, बात सबसे बड़ी यह है कि जो अधिकार, संवैधानिक अधिकार है इस देश के मतदाताओं का, उसमें किसी तरह की छेड़खानी न हो। वो निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी होना चाहिए। हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। वो किस तरह से सुरक्षित रहे, वो किस तरह से सुनिश्चित हो, ये जरूरी है। समय बहुत जरूरी नहीं है। समय तो 2-4 महीने, जैसे मैंने बताया कि 2 महीने 8 दिन में अगर एक चुनाव होता है, और 8-8, 7-8 जो चुनाव के जो दौर होते हैं, ये सब कुछ हो सकता है, तो क्यों नहीं समय मिल सकता? बात इसके अलावा है मैम, यही नहीं, इसके अलावा जो और चीजें हैं जो हम उठा रहे हैं सवाल, वो यही है कि हर मतदाता को मालूम होना चाहिए कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से साफ सुथरी है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और उस दिन इस बात का भी ऐलान होगा कि अब के बाद में किस तरह से इलेक्शन कमीशन दिल्ली में उसका घेराव होगा। इसके साथ साथ जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं भिन्न भिन्न प्रदेशों में, उन प्रदेशों की राजधानियों में जहां इलेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनका घेराव होगा। और साथ साथ यह आंदोलन पूरे देश में होगा। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस देश की जनता की समझ में आ रहा है, और जितना मैं अगर समझ पा रहा हूं, अगर इतना समझ में आ गया तो इस देश में चुनाव होने नहीं देंगे 2024 का ईवीएम से, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए सरकार और इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए, पर अगर आ गई Yes. जनता, अगर ऐसा कुछ जी। हो गया सर, तो
तो कुछ भी हो सकता है। जैसा कि आपने कहा कि 6 महीने चुनाव भी टाले जा सकते हैं, घेराव करने की तैयारी है और जो 6 जनवरी को आंदोलन होने वाला है, उसमें रूपरेखा तैयार होगी और आगे का प्लान तैयार किया जाएगा। तो यू टर्न तो ले जी रही है सरकार, किसान आंदोलन पर भी यू टर्न लिया, अभी ट्रक को ड्राइवरों को लेकर जो कानून बनाया गया था उस पर भी यू टर्न लिया, तो यू टर्न तो लगातार लिए जा रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ईवीएम को लेकर ये यू टर्न होता भी है या फिर कि नहीं होता है। फिलहाल सर, जो भी जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, आपने हमें अपना समय दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थी पूरी जानकारी, ये था पूरा हमने जो आपको दिखाया कि ईवीएम को लेकर 6 जनवरी को जो कुछ दिल्ली में होने वाला है। हमारे साथ थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह जी, जिन्होंने आपको बताया कि एक एक करके कैसे चुनाव आयोग बच रहा है, और ये चुनाव आयोग अब बच नहीं पाएगा क्योंकि इसका हम घेराव करने वाले हैं, इससे जवाब लेकर रहेंगे। और ये सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील का कहना है। कोई ये बात आप समझ सकते हैं कि ये आंदोलन किस तरीके से देशव्यापी आंदोलन में तब्दील होने वाला है, क्योंकि ईवीएम को लेकर कई सवाल हैं और जब सवालों के जवाब ना मिले, चुनाव आयोग मिलने को तैयार ना हो, नियुक्ति पैनल जो होता है चुनाव आयुक्त का, उससे सीजीआई को आनन फानन में हटा दिया जाए, तो अपने आप में कई संशय खड़े हो जाते हैं। फिलहाल अब ये आंदोलन शुरू होने वाला है। ये आंदोलन कितना रंग लाएगा, बैलेट पेपर से चुनाव होगा या फिर कि नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आखिरकार वही होने वाला है जिसका डर मोदी सरकार को सता रहा था। आंदोलन होने वाला है और ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन भी हो सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी, ये खबर है, और इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ और इस खबर पर आपकी जानकारी चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी क्या राय है इस पूरी चर्चा पर। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें। फिर मिलती हूँ अगली खबर के साथ, अगली चर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।